अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका बीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, सारे लोग अभी लॉकडाउन में घर पे हैं और इस वजह से लाइव क्लासेस में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। इसलिए आज की ये क्लास हम ऑफलाइन मोड में पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी बेहतरीन होगी। आज की इस क्लास में हम सब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आपने कई दफ़ा वर्ब पढ़ा होगा, लेकिन आज वर्ब को हम एडवांस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, बृहत लेवल पे इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज की ये क्लास हम ये देखेंगे कि वर्ब व्हाट डज इट मीन, वर्ब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है, किस तरह से ये प्रयोग किया जाता है, व्हाट आर इट्स टाइप्स और इसके कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। ग्रामर की इस बेहतरीन क्लासेस में आप सब आज जुड़े हैं और ये क्लास डिफेंस लाइन, एनडीए, सीडीएस, 10+2, इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब हम इस क्लास की इस शानदार टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्ब जो है, वर्ब शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन वर्ड के वर्बम वर्ड से, और वर्बम का मतलब होता है वर्ड, यानी कोई शब्द। तो अभी आप लोगों में से कुछ लोग हंस रहे होंगे कि मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्ब की हिंदी होती है शब्द, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। वर्ब के फंक्शन के आधार पर उसे क्रिया कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप ओरिजिनेशन पे जाएं, उत्पत्ति पर जाएं, तो आप ये पाएंगे कि वर्ब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है शब्द। अब जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम कभी कभी एक वर्ड यूज करते हैं वर्बल। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, शब्द से संबंधित, यानी रिलेटेड टू वर्ड। हम एक और शब्द यूज करते हैं वर्बस। वर्बस का मतलब होता है टू मच वर्डी, यानी बहुत सारा शब्द। यूज अ मोर देन रिक्वायर वर्ड्स, जितने शब्दों की जरूरत थी उससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना। तो आपने इन दो सिनोनिम्स में ये देखा कि ये दोनों शब्द वर्ब से ही बने हैं, वर्बल और वर्बस दोनों वर्ब से ही बने हैं और दोनों शब्द की तरफ संकेत करते हैं। एक का शाब्दिक, दूसरा बहुत अधिक शब्दों का होना, यानी वर्ब शब्द की उत्पत्ति हुई है वर्बम से, जिसका साफ तौर पे मतलब होता है शब्द, वर्ड। वर्ब इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम मीन्स वर्ड। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आपकी नोट्स बनाने में ये काफ़ी मददगार होगा। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, मैं किसी भी कंसेप्ट की पीडीएफ आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर सारे काम मैं ही करूंगा तो आप क्या करेंगे। आप अपनी कॉपी में इसकी कंप्लीट नोट्स जरूर बनाइएगा। तो हमने इस पहले स्लाइड में ये देखने की कोशिश की कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब का मतलब होता है शब्द। इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन वर्ड वर्बम से, जिसका मतलब होता है वर्ड। सेकंड में हम ये देखेंगे कि वर्ब का साफ तौर पे मतलब होता है एक्शन। अब हम इसके फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन को समझने की कोशिश करें तो वर्ब का सीधा सा मतलब होता है एक्शन, कोई काम। अब इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है, ग्रामर में ये किस तरह से फंक्शन करता है। तो हमारा जो वर्ब है वो रिफ्लेक्ट करता है एक एक्शन की तरफ, स्टेट की तरफ, अकरेंस की तरफ और पोसेशन की तरफ। यानी वर्ब से एक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी काम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी स्टेट को, किसी अवस्था को, हालत को
कंडीशन को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ काम हम करते हैं वो एक्शन है, कुछ काम हम नहीं करते खुद होता है, और कभी कभी तो इसके सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, उसे हम कहते हैं अकरेंस। जैसे बारिश होना, बारिश होती है, ये काम होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, ये अकरेंस होता है। वर्ब का प्रयोग पोसेशन के लिए भी किया जाता है, अधिकार दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो एक्शन के रूप में देखें तो ही इज वीपिंग फॉर टॉयज, वो खिलौनों के लिए रो रहा है, तो यहां उसका एक्शन हुआ रोने का। स्टेट की बात देखें तो दिस साइकिल इज वेरी ओल्ड, ये साइकिल बहुत पुरानी है। साइकिल की कंडीशन कैसी है? तो पुरानी। ही लुक्स सैड, वो उदास दिख रहा है, तो वो उसकी हालत कैसी है, कैसा है वो? तो वो उदास दिख रहा है। तो वर्ब ने एक तरफ एक काम को व्यक्त किया और एक तरफ उसने ये बताया कि उसकी हालत कैसी है। पोसेशन की बात माने तो दैट हाउस इज माइन, वो घर मेरा है। कमला हैज अ कार, कमला के पास एक कार है। तो यहाँ रिलेशन भी बताया जा रहा है, घर पर अपना अधिकार भी बताया जा रहा है। तो वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसी कार्य को बताने के लिए, किसी अवस्था को बताने के लिए, किसी पोसेशन को बताने के लिए, या किसी रिलेशन को बताने के लिए। ये होता है वर्ब का ग्रामेटिकल फंक्शन। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन के वर्बम शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है वर्ड यानी कोई काम, और वर्ब ग्रामर में फंक्शन करता है एक्शन के रूप में, स्टेट के रूप में, अकरेंस के रूप में, पोसेशन के रूप में ये काम करता है। ये इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है। तो आप वर्ब की डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड, मीन्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट। यानी वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी काम या किसी स्थिति की चर्चा करता है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का ये मेन पार्ट होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एवरी सेंटेंस एज अ वर्ब, हर सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होता है। आप ये जानते हैं कि ग्रामर की किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है लेटर। लेटर को लेटर के साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है वर्ड, वर्ड को वर्ड के साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है लैंग्वेज। जी, लैंग्वेज। और किसी भी सेंटेंस के लिए लैंग्वेज बहुत, किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ब बहुत जरूरी होता है। बिना वर्ब के वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, अधूरा है, उसका अर्थ कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं, और सेंटेंस नहीं तो लैंग्वेज नहीं। यानी लैंग्वेज के लिए जरूरी है सेंटेंस, सेंटेंस के लिए जरूरी है वर्ब। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ब किसी भी लैंग्वेज में एक मेन रोल प्ले करता है। वर्ब का किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए वर्ड which reflects an action, state, occurrence and position is called verb. एक ऐसा शब्द जो एक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट करे, स्टेट की तरफ, occurrence की तरफ या पोसेशन की तरफ, उसे आप वर्ब कहते हैं। हिंदी में आप जान सकते हैं कि वर्ब वो शब्द है जिससे किसी कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध हो। तो मुझे लगता है कि इन 3 स्लाइड्स में आप ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्ब की टाइप पे चर्चा करते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। तो वर्ब मेनली 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब
वर्ब की वो अवस्था होती है, वर्ब का वो रूप होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब की वो अवस्था होती है जिस पर सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं फिर से बता रहा हूं कि फाइनाइट वर्ब का वो रूप होता है जिस पर टेंस और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है और इसके प्रभाव से वो अपने रूप को बदल लेता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके ऊपर टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं करता। मुख्य बात यह है कि फाइनाइट वर्ब से किसी काम को व्यक्त किया जाता है, यानी इट रिफ्लेक्ट्स एन एक्शन, बट नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट रिफ्लेक्ट एन एक्शन। ये किसी मेन वर्ब की तरह संकेत नहीं करता, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों को व्यक्त नहीं करता। नॉन फाइनाइट वर्ब वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव की तरह से आता है, यानी वर्ब एक नाउन के रूप में, वर्ब एक एडजेक्टिव के रूप में। नॉन फाइनाइट वर्ब होने के बावजूद एक नाउन की तरह से आता है और एक एडजेक्टिव की तरह से आता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखें। पहला सेंटेंस है आई लाइक रेड कलर। तो यहां आई के साथ हमने वर्ब लगाया लाइक, लेकिन जब मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया और मैंने ही लिखा तो ही लाइक्स रेड कलर, यानी जब सब्जेक्ट आपने चेंज किया तो वर्ब आपकी चेंज हो गई, यानी इस वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ा। फर्स्ट पर्सन होने पर ये लाइक था, थर्ड पर्सन होने पर ये लाइक्स हो गया। तो सब्जेक्ट के प्रभाव से इसने अपने रूप को बदल लिया। और नीचे देखते हैं तो दे लाइक्ड रेड कलर। जब हमने इसे पास्ट टेंस में भेजा तो पास्ट टेंस में आकर ये लाइक्ड हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर अगर सब्जेक्ट चेंज किया जाए तो वर्ब बदल सकता है, टेंस चेंज किया जाए तो भी वर्ब बदल सकता है, और ऐसा वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल ले। नॉन फाइनाइट में देखेंगे तो आई वॉन्ट टू कम, आई सब्जेक्ट था यहां तो भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब टू कम था। ही वॉन्ट्स टू कम, जब आपने सब्जेक्ट चेंज किया, थर्ड पर्सन यूज किया तो भी आपने टू कम को ही यूज किया। और दे वांटेड टू कम, पहले ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में थे पर मैंने अब इसे पास्ट टेंस में कर दिया, वांटेड कर दिया, ये सिंपल पास्ट टेंस में आ गया तो भी हमारे पास टू कम ही है। यानी सब्जेक्ट बदला तो भी ये टू कम नहीं बदला, टेंस बदला तो भी ये टू कम नहीं बदला। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके ऊपर ना तो सब्जेक्ट का कोई प्रभाव होता है और ना ही इनके ऊपर टेंस का कोई प्रभाव होता है। लेकिन वहीं फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट बदलने पर भी बदल गए थे और टेंस बदलने पर भी बदल गए थे। तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहा जाता है जिनके ऊपर टेंस और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है और जो अपने रूप को टेंस और सब्जेक्ट के आधार पर बदल लेते हैं। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहा जाता है जिनके ऊपर टेंस और सब्जेक्ट दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये किसी भी स्थिति में अपने रूप में बदलाव नहीं करते हैं। अब आप फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हैव सब्जेक्ट एंड इंडिकेट ग्रामेटिकल टेंस, पर्सन एंड नंबर। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करते हैं तथा ग्रामर के टेंस, पर्सन और नंबर को दर्शाते हैं। यानी फाइनाइट वर्ब से आप ग्रामर के टेंस, पर्सन और नंबर का बोध कर सकते हैं। इससे दीज वर्ब्स आर डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ पर्सन
प्लेस और थिंग इन द सेंटेंस। और ये किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के एक्शन के रूप में वर्णित होते हैं। इनका वर्णन किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में होता है, सब्जेक्ट के एक्शन के रूप में होता है। तो आप हिंदी में कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट एवं टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं। या फिर यूं समझें कि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट एवं टेंस की पहचान कराने में सहयोग करते हैं। ये ही वाक्य में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट ने जो किया वो काम 100% फाइनाइट वर्ब होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट में है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप इसकी भी डेफिनेशन देख लें कि नॉन फाइनाइट वर्ब आर वर्ब दैट डू नॉट हैव टेंसेस और सब्जेक्ट्स दैट दे कॉरेस्पेंड टू, दे आर यूज्ड एज वर्बल नाउन, वर्बल एडजेक्टिव। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के पास ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही ये किसी टेंस की तरफ फोकस करते हैं। ये ना सब्जेक्ट के अनुसार बदल सकते हैं, ना टेंस के अनुसार बदलते हैं, ना सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, ना टेंस को इंडिकेट करते हैं। इनका जो रूप होता है वो सदैव एक समान बना रहता है। दरअसल ये वर्ब ही होते हैं, लेकिन वर्ब होने के बावजूद भी ये नाउन की तरह से और एडजेक्टिव की तरह से यूज होते हैं और तब इन्हें वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट एवं टेंस के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलते हैं। या फिर यूं समझें कि नॉन फाइनाइट सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये तो वाक्य में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों को रिप्रेजेंट भी नहीं करते हैं। सब्जेक्ट ने जो काम किया उससे नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वर्ब का काम ही नहीं करता है। ये तो वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव की तरह से आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह से आता है। आइए हम आगे जानने की कोशिश करें। अब हमारा जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब एक्शन होता है, यानी सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करता है वही मेन वर्ब है। जैसे जाना, आना, बैठना, बोलना, चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये कोई सब्जेक्ट सेंटेंस में कर सकता है। ये सारे शब्द होते हैं मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब तो इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब को सहयोग करती हैं, सेंटेंस के अर्थ को पूरा करती हैं, टेंस का इंडिकेशन कराती हैं। जैसे राम इज अ बॉय, तो इज को देखकर आप ये कह रहे हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। राम वॉज ऑनेस्ट, वाज को देख के आप ये कहेंगे कि वाज पास्ट टेंस में है। तो टेंस का निर्धारण हेल्पिंग वर्ब से होता है। आइए हम आगे जानने की कोशिश करते हैं मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब क्या होता है। तो सेंटेंस में मुख्य कार्य करने वाले वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा मुख्य कार्य हुआ पढ़ाने का, पढ़ाना मेन वर्ब है। द वर्ब which performs the main action in the sentence is called main verb, principal verb, ordinary verb. मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। कई सारी बुक्स में इसे कई नामों से जाना जाएगा। कहीं इसे मेन वर्ब कहेंगे, कहीं प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, कहीं ऑर्डिनरी वर्ब कहेंगे, कहीं लेक्सिकल वर्ब कहेंगे। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये तीनों एक ही वर्ब के नाम हैं, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। इनका काम होता है सब्जेक्ट ने जो काम किया उसी को रिप्रेजेंट करना। राम ने बांसुरी बजाई, तो राम ने एक काम किया बजाने का, और वो बजाना ही मेन वर्ब है। अब जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब को हमने बांटा है, लेकिन किसी भी चीज को अगर आप बांटते हैं तो बांटने का आपके पास एक रीजन होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए कि किस आधार पे आप उसे बांट रहे हैं। जैसे आपने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट को बांटा,
तो इसमें आपने रीजन ये दिया कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को अलग करने का आधार था सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार आने वाला बदलाव। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलाव आया तो फाइनाइट, नहीं आया तो नॉन फाइनाइट, यानी ये आधार बनाया था हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। वैसे ही मेन वर्ब के आधार हैं दो, एक ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन और एक फॉर्म्स क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कभी कभी मेन वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है और कभी कभी इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब की क्या प्रतिक्रिया रहती होगी, ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर मेन वर्ब की क्या प्रतिक्रिया होती होगी, उसे पढ़ना होता है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में। और फॉर्म क्लासिफिकेशन आप ये तीसरी क्लास से पढ़ रहे हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। आइए हम ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर मेन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग और कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसा वर्ब जो अपने साथ रखे ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब जब अपने ऑब्जेक्ट के साथ प्रस्तुत होता है तो उसे आप कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि सी राइट्स अ लेटर। राइट यहाँ पे एक मेन वर्ब है और वो लिखती है, तो वो क्या लिखती है, लेटर लिखती है। लेटर आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो आप अब ये कहेंगे कि सर राइट हमारा एक ऐसा मेन वर्ब था जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ है, तो राइट यहाँ एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट आए, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे वी हैव देम अ कार। वी हैव, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूं गिवन, मैंने टाइपिंग में गलती की है। यहां सेंटेंस हो जाएगा वी हैव गिवन देम अ कार। हमने उन्हें एक कार दिया है। तो गिवन मेरे पास एक वर्ब है और इस वर्ब के बाद मैंने दो ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, एक देम और एक अ कार। तो एक वर्ब अपने साथ दो ऑब्जेक्ट के साथ प्रस्तुत हुआ है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। और मैं इसे बताऊंगा भी आपको कि ट्रांजिटिव में अब उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। दे सा अ टाइगर, उन लोगों ने टाइगर देखा, तो टाइगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ रिप्रेजेंट होता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और अगर वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों है? ऑब्जेक्ट की जरूरत इसलिए है कि हमें सेंटेंस की मीनिंग को फुलफिल करना है, सार्थक बनाना है, उसका एक निश्चित अर्थ आना चाहिए, उसे पूर्ण कर देना है। तो जैसे कि वो लिखती है, तो आपके जहन में तुरंत एक प्रश्न आ जाएगा कि क्या लिखती है। तो जब जैसे आपने कहा कि पत्र लिखती है, तो सेंटेंस पूरा हो गया। यानी ऑब्जेक्ट जब आता है तो वो सेंटेंस को पूर्ण करता है, उसके अर्थ को कंप्लीट करता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, और वे वर्ब कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी मेन वर्ब को आपने दो भागों में बांट रखा है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब हुआ जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आया, और इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना आए और फिर भी अपनी मीनिंग को कंप्लीट करे। आइए हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और जानते हैं। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं एक डेफिनेशन कि अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो एक ऑब्जेक्ट रखता है सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, मैंने ये कहा
कि जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट ही आए। कभी कभी मेन वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, दो से अधिक ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। तो यदि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब एक ऑब्जेक्ट के साथ आके अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है तो उसे आप कहेंगे कि वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब हुआ। मोनो का मतलब होता है एक। और यदि मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसे आप कहेंगे डाइट्रांजिटिव वर्ब। और यदि आपके मेन वर्ब सेंटेंस में दो से अधिक ऑब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ है तो आप उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। यानी मेन वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डाइट्रांजिटिव वर्ब, एंड मेन वर्ब with more than two objects is called complex transitive verb। अब हम जरा ऑब्जेक्ट को देख लें। अब जैसे मैंने कहा कि मेन वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, दो से अधिक ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो अगर मेन वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं तो एक हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप इन्हें पहचानेंगे कैसे? मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि ही गेव मी मिल्क। तो यहां एक कंडीशन ये आ जाती है कि ही गेव मी मिल्क। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो मी जो आया ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है और मिल्क दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो जो पहले आया वो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो दूसरे नंबर पर आया वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है। लेकिन एक और केस है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का प्रयोग होता है। अब आप जब सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे तो पहले आया दिस बुक और यहां मैं इसे यूज कर रहा हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद मैंने यूज किया है दूसरा ऑब्जेक्ट मी, और इसे लिखने से पहले मैंने लिखा है सेंटेंस में टू। तो ये मेरे पास हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे तो हमेशा पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपको पहचानना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है तो नॉर्मली अगर टू या फॉर का प्रयोग नहीं हुआ हो सेंटेंस में तो पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में टू या फॉर का प्रयोग कर दिया गया है तो टू या फॉर के साथ आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और उसके पहले वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। इनट्रांजिटिव का सीधा सा मतलब है मेन वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। जब मेन वर्ब बिना किसी ऑब्जेक्ट के आता हो, डज नॉट अलाउ एनी ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट अलाउ एनी ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं समझता है अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जैसे सी लाफ्स, वो हंसती है। अब यहां आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दे आर वीपिंग, वे लोग रो रहे हैं। यहां भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि सेंटेंस पूरा हो गया। ही डेड, वो मर गया। यहां भी सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट अलाउ एनी ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन। अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अगर वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दो मतलब हो गए कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आती है तो वो ट्रांजिटिव है क्योंकि उसे अपना मीनिंग कंप्लीट करना है, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आती है तो वो इनट्रांजिटिव है क्योंकि ये अकेले ही अपनी मीनिंग को पूरा करने में सक्षम होती है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि मेन वर्ब को आपने ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन में बांटा है और फॉर्म क्लासिफिकेशन में बांटा है,
ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन में ट्रांजिटिव आता है और इनट्रांजिटिव आता है, इसकी कंसेप्ट हमने पूरी कर ली। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म क्लासिफिकेशन, जहां हमने वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के बारे में पढ़ना है। आइए जानते हैं कि जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं मेनली ये 5 होते हैं। वर्ब 1 जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, वर्ब 2 जिसे कहते हैं पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब 4 जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब 5 जिसे कहते हैं सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। तो ये वर्ब के 5 रूप होते हैं। अब जब हम वर्ब 1 से वर्ब 2 या वर्ब 3 बनाते हैं, क्योंकि वर्ब 4 और वर्ब 5 बनाना आसान है, आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब 4 होता है, यस या यस लगाते हैं तो वर्ब 5 होता है, और ये जितने भी वर्ब होते हैं सब में समान रूप से लागू होता है। लेकिन दिक्कतें आती हैं वर्ब 2 और वर्ब 3 में। तो वर्ब 2 और वर्ब 3 का जो रूपांतरण होता है उसके आधार पर हमने 2 तरह के वर्ब बनाए हैं। रेगुलर वर्ब जिसे वीक वर्ब भी कहा जाता है और इरेगुलर वर्ब जिसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। ये क्या होते हैं? तो रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब को कहा जाता है जो पास्ट टेंस यानी वर्ब 2 और वर्ब 3 में बदलने के लिए डी, ईडी और टी को अपने लास्ट में ऐड करते हैं। यानी जब आप किसी वर्ब के लास्ट में डी, ईडी या टी जोड़कर उसे वर्ब 2 और वर्ब 3 में चेंज कर पाएं तो उसे आप कहेंगे रेगुलर वर्ब। जैसे प्ले, प्ले के लास्ट में मैंने जोड़ दिया ईडी तो ये बना प्लेड, प्लेड। कैप्चर, इसके लास्ट में ऑलरेडी ई था, मैंने केवल जोड़ा डी। और लर्न, इसके लास्ट में मैंने जोड़ा है टी। तो ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में ईडी, डी या टी जोड़कर उन्हें वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाया जा सके उसे आप कहते हैं रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब। और ऐसे वर्ब जिनको पास्ट टेंस में यानी वर्ब 2 और वर्ब 3 में बदलने के लिए डी, ईडी या टी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर के वॉवेल को किसी दूसरे वॉवेल में चेंज कर देना है, तो उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग वर्ब। जैसे आप देखें रिंग, रिंग का वर्ब 2 होता है रैंग, यानी आई वॉवेल को हमने ए वॉवेल में चेंज कर लिया। इसका वर्ब 3 होता है रंग, यानी आई वॉवेल को हमने यू वॉवेल में चेंज कर लिया। वैसे ही सिंग, सैंग और संग, यानी जब आप वर्ब 1 के लास्ट में ईडी, डी या टी जोड़कर उसे वर्ब 2 या वर्ब 3 में चेंज कर सकें तो वो रेगुलर वर्ब हैं, वो वीक वर्ब हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, आप किसी भी ग्रामर की बुक में इन्हें देख सकते हैं। और इरेगुलर वर्ब यानी जब वर्ब के लास्ट में डी, ईडी या टी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, केवल उसके वॉवेल को दूसरे वॉवेल में चेंज करके उसे वर्ब 2 या वर्ब 3 में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग वर्ब। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब के बारे में सारी चीजें पढ़ ली कि मेन वर्ब 2 तरह से क्लासिफाइड होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, क्लासिफिकेशन रेगुलर और इरेगुलर। ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो आइए हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब यूजुअली अकम्पनी अ मेन वर्ब, इसका नाम भी ऐसे ही है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को सहयोग देता है, उसकी सहायता करता है, और मेन वर्ब की हेल्प करने के रीजन से ही इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है कि अ हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट एड्स फंक्शनल और ग्रामेटिकल मीनिंग टू द क्लॉज इन विच इट अपीयर्स, सच एज टू एक्सप्रेस टेंस, एस्पेक्ट, मोडालिटी, वॉइस, एम्फेसिस एक्सेट्रा। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनका काम होता है ग्रामेटिकल और फंक्शनल मीनिंग बनाना, मेन वर्ब को सपोर्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना।
और क्या करना, तो वॉइस को रिकॉग्नाइज कराना। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब का, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय हेल्पिंग मेन वर्ब। मेन वर्ब की सहायता करते हुए सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करना। और दूसरा होता है टू एक्सप्रेस द टेंसेस और वॉइसेस, यानी कौन से टेंस में है, कौन सी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, इसकी पहचान कराने का काम भी हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। हेल्पिंग वर्ब को हमने 3 भागों में बांट रखा है, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मार्जिनल वर्ब। प्राइमरी वर्ब जो होते हैं उन्हें हमने 3 सेक्शन दिए हैं। वर्ब टू बी, इसमें आते हैं इज, आर, एम, वाज और वर। दूसरी कैटेगरी दी है वर्ब टू डू, जिसमें आता है डू, डज और डिड। तीसरी कैटेगरी है वर्ब टू हैव, जिसमें हम लिखते हैं हैज, हैव और हैड। ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू को मॉडल वर्ब कहा जाता है। इन सब के साथ वर्ब 1 को यूज करते हैं और ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल तरीके से इनका प्रयोग नहीं होता। मार्जिनल वर्ब नीड, डेयर और यूज टू को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनके पास 2 प्रॉपर्टी होती है। ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज होते हैं और ये मेन वर्ब की तरह से भी यूज होते हैं। यानी मार्जिनल वर्ब यूज किया जा सकता है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और एक मेन वर्ब के रूप में भी। इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि हमने फाइनाइट वर्ब को कवर किया। फाइनाइट वर्ब 2 तरह से होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दोनों को पूरा कर लिया हमने। अब हम आते हैं वर्ब के अंतिम पड़ाव पर, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर, जिसके बारे में आपने ये पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट एवं टेंस के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलते हैं। या फिर यूं समझें तो नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये तो वाक्य में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये दरअसल वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव की तरह से यूज किए जाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इसमें इन्फिनिटिव और जिरंड यूज किया जाता है एक वर्बल नाउन के रूप में और पार्टिसिपल यूज किया जाता है वर्बल एडजेक्टिव के रूप में। यानी वर्ब होने के बावजूद नाउन का फंक्शन करना, वर्ब होने के बावजूद एडजेक्टिव का फंक्शन करना। आइए हम इन्फिनिटिव के बारे में जानते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? तो इन्फिनिटिव दरअसल 2 + वर्ब 1 को कहते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब का ऐसा रूप होता है जो वर्ब होने के बावजूद एक नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूँ, यहाँ ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया। टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, धूम्रपान करना बुरी आदत है, यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में आया। तो टू स्मोक हालांकि ये वर्ब है लेकिन फंक्शन कर रहा है एक नाउन के रूप में, और नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। यानी इन्फिनिटिव वर्ब का वो रूप होता है जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज होता है, यानी वर्ब को छोड़कर ये नाउन के रूप में यूज होता है। इट इज फॉर्म्ड विद 2 + बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये 2 के साथ जब हम वर्ब 1 को लगाते हैं तो इसका निर्माण होता है। इन्फिनिटिव 2 तरह के होते हैं, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का मतलब है 2 के साथ वर्ब 1 का प्रयोग, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है 2 के साथ नहीं, 2 के बिना ही वर्ब 1 का प्रयोग। अगर वर्ब 1 का प्रयोग बिना 2 के ही हो जाए तो वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, और इसका प्रयोग हमेशा मॉडल वर्ब के बाद किया जाता है।
जितने भी मॉडल्स होते हैं शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, उनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है और जब टू लगा दिया जाएगा वर्ब वन में तो उसे आप टू इन्फिनेटिव कहेंगे। जीरंड के बारे में जानते हैं। जीरंड का मतलब होता है वर्ब फोर, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन जो काम करे सेंटेंस में नाउन का। सारे वर्ब फोर को आप जीरंड नहीं कह सकते हैं। जीरंड उसी को कहा जाएगा जो है तो वर्ब लेकिन काम कर रहा है एक नाउन के रूप में। जीरंड वर्ब का वो रूप होता है जो वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में होता है लेकिन एक नाउन के रूप में काम करता है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट और सी लाइक्स स्विमिंग, जैसे धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, उसे तैरना पसंद है। यहाँ वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। दोनों तरह से ये फंक्शन कर सकता है। अब देखते हैं तीसरी चीज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब थ्री और वर्ब फोर को कहते हैं। वर्ब थ्री को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब फोर को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल इज ए वर्ड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब होता है जिसके पास दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो दो गुण होते हैं। एक गुण होता है कि ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, दूसरा गुण होता है कि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। जैसे ही हैज प्लेड, यहाँ प्लेड वो खेल चुका है, तो यहाँ ये वर्ब थ्री ही है लेकिन ये वो खेल चुका है, वो ये काम कर चुका है, वर्ब के रूप में यूज हुआ। और आई सा अ डेड मैन, मैंने एक मरे हुए आदमी को देखा। वो आदमी कैसा था? मरा हुआ था। आदमी मतलब कि कोई नाउन। यहाँ जो डेड है, यहाँ जो वर्ब थ्री है, वो इस नाउन की विशेषता को बता रहा है कि वो आदमी कैसा था, तो मरा हुआ था। तो जब नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ डेड एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपल वर्ब का वो रूप होता है जो वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज किया जाता है। पार्टिसिपल को तीन भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब फोर जो यूज हो एक एडजेक्टिव के रूप में। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब थ्री जो यूज हो एक नाउन के, एक एडजेक्टिव के रूप में। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थ्री को कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। दो कामों को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, यहाँ हियरिंग वर्ब प्लस आईएनजी, ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ए बर्न्ट चाइल्ड, जला हुआ बच्चा, तो बर्न्ट यानी वर्ब थ्री, ये यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। द सन हैविंग राइजन, सूर्य के उगते ही कुहासे गायब हो गए। यहाँ हैविंग प्लस राइजन का प्रयोग किया गया है। राइजन का मतलब राइज का वर्ब थ्री हुआ ये। तो हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग होता है परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, वर्ब थ्री का प्रयोग होता है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में और वर्ब फोर का प्रयोग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो ये वर्ब की एक्सप्लेनेशन थी। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसके बाद हम वर्ब के इस एडवांस लेवल को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी ये कंसेप्ट पूरा हुआ नहीं है, अभी आपने केवल डिटेल करके वर्ब को समझा है डेफिनेशन वाइज पर। कल हम इसके फंक्शन वाइज पे चर्चा करेंगे। लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको पढ़ाऊंगा। रोज एक वीडियो अपलोड की जाएगी, आप उसे देखेंगे, नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने करियर पर ध्यान दें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जब मैं लाइव होता हूं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं। मैं बताऊं कि जब मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं तो वापस कंप्यूटर पे आकर के कमेंट करना आसान नहीं होता। तो कल कुछ लोगों ने शिकायत की कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, उसकी रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं अकेला हूं, यहाँ बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। लाइव के समय कंप्यूटर के पास वापस जाके
टाइप करना आसान नहीं है। वैसे जितने भी आपके डाउट हैं आप कमेंट में डालिए, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा और करता भी हूं। बहुत दूर से बच्चे जुड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से भी कल एक लड़के का व्हाट्सएप आया था। अच्छा लग रहा है, जुड़िए, पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।